हेलो स्टूडेंट्स, 5 एक मिनट लेट हो गया। क्लास शुरू हो गई, ठीक है। और रोज की तरह जो विविध की क्लास चल रही है वही क्लास चलेगी। कल भी कल थोड़ा मैंने बता दिया था कि कुछ हाई लेवल के सवाल थे, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक। यानी आज यानी नॉर्मल है, हाई नहीं है, नॉर्मल है सारे, ठीक। यानी इतने हाई भी नहीं है, इतने लो भी नहीं है, सही है आज। तो जल्दी से जल्दी यानी क्लास में जुड़े। मैं आपको बता देता हूँ, अब यानी जो जुलाई आने वाली है इस महीने के बाद, और अब फिलहाल यानी एग्जामों के बारे में यानी डेली बेस यानी कोई ना कोई बात आ रही है। यानी जुलाई में भी एग्जाम दे रखे हैं, और अगस्त सितंबर यानी ये एग्जामों की डेट तो दे दी है और कराएंगे भी। तो कहने का मतलब ये है, अब यानी जगह जगह जो सीमा के बॉर्डर हैं उनको भी ओपन कर दिया गया है। जैसे कि ये वाला काशीपुर वाला बंद कर रखा था, ये कल से खुल जाएगा, ठीक। सारी चीज़ों को, ट्रेन बस वगैरह सब शुरू होने वाली हैं। तो इसलिए भैया थोड़ा पढ़ते रहें, एग्ज़ाम देने के लिए अपना तैयारी करें, जो भी एग्ज़ाम है, ठीक। गुड मॉर्निंग विपिन जी, गुड मॉर्निंग राखी जी। तो क्लास कल की तरह जो मैं बता रहा था उसी की तरह क्लास चलेगी। क्लास में वही विविध के सवाल हैं, उनके बारे में डिटेलें हैं, जो आपको किसी न किसी हर एग्जाम में यानी आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी 3-4 क्लासें पढ़ा दी है मैंने इसकी, तो तुम्हें खुद पता चल गया होगा कि कितना यानी फ़ायदेमंद है विविध की क्लास, ठीक। एक्स्ट्रा क्लासों के मुताबिक यानी टॉपिक बाई क्लास जो चलती है उसमें एग्जामों के लेवल के मतलब टॉपिक वाइज तक अलग मैटर हो गया, एक सब्जेक्टली हो गया वो तो। लेकिन ये क्लास हमारी केवल सभी एग्जामों को ध्यान से मतलब कह सकते हैं करने के लिए क्लास होती है ये। तो शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो शुरुआत कर रहा हूं मैं। पहला सवाल है भाई, हमारे सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल के, मैं नहीं करो के कर लो इसे, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है? सवाल है, हमारे सौर मंडल में कौन से ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है? गुड आफ्टरनून मनीषा जी, गुड आफ्टरनून आदिल जी। आपको बताना है कि हमारे सौर मंडल में यानी किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है। ये तो सवाल हो गया। अब आपको यानी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है नेपच्यून, ठीक। दूसरा है बृहस्पति, ठीक। तीसरा है मंगल, बुध। ये ए बी सी डी। इनमें आपको जवाब देना है कि हमारा जो सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। ग्रह का टॉपिक मैंने पढ़ा भी दिया आपको एक बार, उनके सारी डिटेल बताई थी कि उनका घनत्व कितना है, द्रव्यमान कितना है, भार कितना है, ठीक। आकार की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये सारी ग्रह की क्लास में इसकी सभी ग्रहों की जानकारी को पढ़ा दिया था। अब आपको पता भी चल गया होगा, पढ़ाया हुआ है तो पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि भाई कौन से ग्रह का यानी जो सौर मंडल में ग्रह पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन में जो है निम्नलिखित में से सौर मंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है, ठीक। तो राखी का जवाब आया है ए ऑप्शन, आदिल का जवाब है ए ऑप्शन। तो जिन्होंने अभी कमेंट करके जवाब दिया है, हमारे ऑप्शन है नेपच्यून, बृहस्पति, मंगल,
बुध। अभी दो ही बालकों ने यानी कमेंट करके जवाब दिया है। और बताइए अपना कि कौन से ग्रह का जो ग्रह हमारे प्लेनेट होते हैं सौर मंडल में, जो मैंने चार ऑप्शन में लिख रखा है, इन चारों में से किसका द्रव्यमान सबसे कम है। ज्यादा वाला भी बता दूंगा। चलो आप कमेंट नहीं कर रहे, मैं बता देता हूं भाई। देखो अब यहां पे पहले ये बताओ, मनीषा जी का भी ये है। अब पहले ये बताओ कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा बताया था मैंने। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन से ग्रह को बोला था मैंने। जब ग्रह की क्लास पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा है, यह सबसे छोटा है, आकार की जो दृष्टि बोलते हैं उसके आधार से। तो मैंने कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बताया था, बताओ। बताओ जल्दी बताओ, देर मत किया करो। कौन सा ग्रह मैंने सबसे छोटा बताया था। बुध सबसे छोटा बताया था। भाई जो ग्रह सबसे छोटा होगा उसी ग्रह का द्रव्यमान भी सबसे कम होगा। आई समझ में। जो ग्रह सबसे छोटा होगा उसी ग्रह का द्रव्यमान सबसे यानी कम होगा, और जो ग्रह यानी सबसे बड़ा होगा उसका द्रव्यमान भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया था। तो यहां पर वही बात है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो ये सवाल का जवाब है सौर मंडल का किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है, तो बुध ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब इसमें द्रव्यमान कितना है इसका, अगर इसके द्रव्यमान की बात करेंगे तो 3.30 गुणा 302 गुणा 10 की घात यानी 23 किलोमीटर, ये द्रव्यमान है किसका, बुध का, ये द्रव्यमान है। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, तो सबसे बड़ा आकार की दृष्टि से बृहस्पति ग्रह है हमारा। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा, सबसे ज्यादा द्रव्यमान यानी हमारा बृहस्पति का है। सबसे ज्यादा द्रव्यमान कौन से ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का। और कितना इसका बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान होता है, तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.899 गुणा 10 की घात 27 किलोमीटर, ये इसका द्रव्यमान है। इतना सबसे ज्यादा होता है इसका। अब ये जो द्रव्यमान है इनका, ये पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, हाँ -23 है, सही कह रहे हैं, -23 है। तो अब बात जो बता रहा हूं मैं कि पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का पृथ्वी के द्रव्यमान का जो इनका द्रव्यमान है वो कितना है, 5.9736 गुणा 10 की घात -24 किलोमीटर, ये पृथ्वी के द्रव्यमान का यानी भार है इसका। तो याद रखें जो ग्रह बताए थे, ये बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है सूर्य की, और यानी सबसे पहले चक्कर लगा लेता है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के करीब होने के बावजूद ये सबसे गर्म नहीं होता, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह होता है। ठीक, बुध ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम होगा। बृहस्पति ग्रह आकार की दृष्टि से सभी ग्रहों में बड़ा ग्रह होता है,
जब सबसे बड़ा ग्रह है तो ये हमारा यानी द्रव्यमान भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक, इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, 5.97 36 गुणा 10 की घात माइनस के 24 किलोमीटर। ठीक, तो ये हमारा सबसे कम द्रव्यमान या सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, मरकरी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। ठीक है भैया, आ गया होगा सवाल समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कलकत्ता में महाकाली पाठशाला, महाकाली पाठशाला के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में महाकाली पाठशाला के संस्थापक कौन थे? अगला सवाल आपको बताना है, जो कलकत्ता यानी हमारा है, वहां पर एक महाकाली पाठशाला बनाई गई है। अब ये पाठशाला जो है वो किस लिए बनाई गई? ठीक, मैं इस पाठशाला के बारे में पहले आपको बता देता हूं कि ये पाठशाला जो है यानी 1893 में महिलाओं को यानी शिक्षा दिलाने के लिए, ऐसी महिलाएं जो यानी जैसे कि पहले पढ़ाई का काम चलता था, जो पुरुषों को भी यानी और महिलाओं को भी विवाह के प्रांत पढ़ाया जाता था। ठीक, तो जो महिलाएं अनपढ़ हैं और वो विवाह के बाद भी पढ़ना चाहती हैं और अपनी हिंदू संस्कृति से यानी जुड़ना चाहती हैं, उसको उसका यानी बढ़ावा प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसलिए 1893 में कलकत्ता के अंदर एक महाकाली पाठशाला आयोजित की गई थी। उसमें ऐसी महिलाओं को शिक्षा देने का कार्य किया गया जो यानी शादी के विवाह पढ़ना चाहती थी, और ऐसी लड़कियां जो मतलब घर से यानी बाहर किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ने गई, नहीं पढ़ सकी, तो उनको भी इस पाठशाला में पढ़ाने के लिए समर्थन किया गया। तो एक ऐसी पाठशाला खोली गई जिसका नाम रखा गया महाकाली पाठशाला। ठीक है, नहीं करंट का क्वेश्चन नहीं है भाई ये। ठीक है, करंट का क्वेश्चन नहीं है, आपको बताना है कलकत्ता में महाकाली पाठशाला का संस्थापक किसे बनाया गया। अब मैं यहाँ पर इसको ऑप्शन दे देता हूँ, तो ऑप्शन देख लेंगे। संत माताजी महारानी तपस्विनी, माताजी महारानी तपस्विनी, सिस्टर निवेदिता, ठीक, मैडम ब्लावात्स्की, या कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है कि किसने यानी कलकत्ता में महाकाली पाठशाला का यानी स्थापना की थी। यानी संत माताजी महारानी तपस्विनी, दूसरा ऑप्शन सिस्टर निवेदिता, मैडम ब्लावात्स्की, कोई नहीं। ए जवाब दिया है राखी ने। गुड आफ्टरनून सरिता जी।
और बताइए। तो देखो मैं बता देता हूं, एक जिनका नाम था संत माताजी महारानी तपस्विनी, यानी इन्होंने 1893 में महिला शिक्षा को मजबूत करने के लिए, महिला शिक्षा को मजबूत करने के लिए यानी महिलाओं की शिक्षा को मजबूत करने के लिए यानी एक पाठशाला खोली जिसका नाम था महाकाली पाठशाला। कलकत्ता में एक पाठशाला को स्थापित किया जिसका नाम महाकाली पाठशाला रखा। ठीक है। इस यानी इस पाठशाला में स्वदेशी महिलाएं यानी देश की स्वदेशी महिला या विदेशी महिला या विदेशी महिला या यानी जो और लड़कियां युवती, कुछ युवती, चलो छोड़ो महिलाओं में आ जाएंगी वो भी, ठीक, स्वदेशी महिला या विदेशी महिलाओं के लिए समर्थन किया। ठीक, शिक्षा के लिए समर्थन किया कि जिससे कि ये इनको यानी शिक्षा के लिए बढ़ावा मिले और शिक्षा प्राप्त कर पाए। ठीक, और इसी यानी जो विदेशी महिलाएं थी उनको या भारतीय महिलाओं को हिंदू संस्कृति से जोड़ने के लिए एक इन्होंने पाठशाला आयोजित की गई थी जिसका नाम था कलकत्ता में, यानी जिसका नाम था महाकाली पाठशाला। याद रखना, संत माताजी ने स्थापित करी, कब स्थापित करी? 1893 में स्थापित करी थी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। न्यूनतम अल्पकालिक प्राकृतिक खतरा क्या है या कौन सा है या किससे है? ठीक, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, या बिजली का बोल्ट। बिजली का बोल्ट। आपके सामने एक सवाल है, यह बताना निम्नलिखित में से न्यूनतम अल्पकालिक प्राकृतिक खतरा किससे होता है? अल्पकालिक का मतलब समझ रहे हैं? कम समय के लिए, थोड़ी देर के लिए अल्पकालिक खतरा किससे रहता है? जो चार ऑप्शन है, निम्नलिखित में से अल्पकालिक खतरा किसके द्वारा होता है? सी ऑप्शन दे रहे हैं ज्वालामुखी विस्फोट। सभी बच्चे यानी सी ऑप्शन बता रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो अल्पकालिक पहले समझ लेंगे भाई। तूफान की बात करेंगे, तूफान जब आता है तो बड़ी तीव्र गति के साथ चलता, जैसे कि अभी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया था अम्फान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आया था। कहाँ आया था ये? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये तूफान आया था। और इसको पढ़ाया भी था मैंने कि जो अम्फान तूफान आया था, इस अम्फान तूफान का जो नाम दिया था
वो थाईलैंड ने दिया था। और इसने सबसे ज्यादा जो नुकसान करा था भारत में वो पश्चिम बंगाल में किया था, और कोलकाता यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित भी हुआ। तो आपको बताया था कि ये अम्फान जो तूफान था ये यानी कोलकाता में प्रभावित रहा, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में भी, और थाईलैंड ने यानी इसको नाम भी दिया था। एक हमारा तूफान यानी महाराष्ट्र में आया था, निसर्ग तूफान उसको नाम दिया था। और निसर्ग नाम जो दिया था वो किसने दिया था? वो बांग्लादेश ने नाम दिया था निसर्ग का, और इसे थाईलैंड ने नाम दिया था। तो जब कोई तूफान आता है तो तूफान से बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है। घर गिर जाते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो लंबे समय तक वहां चीजों को संभाला नहीं जाता, ठीक, जिसकी वजह से यानी वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और उस सरकार ने लगभग लगभग वहां पर कुछ 100 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ का फायदा, जो सहायता मदद भी दी थी, ठीक। तो यानी ये तूफान अगर आ जाए तो इससे भी काफी समय तक नुकसान बना रहता है। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक, ये ऑप्शन नहीं है। बात करेंगे भूकंप की। तो भूकंप एक ऐसी आपदा है प्राकृतिक, जब भूकंप आ जाए कोई अधिक तीव्रता से, तो भूकंप जो होता है यानी घरों को, बिल्डिंगों को, यानी पूरी जो यानी पृथ्वी होती है उसको यानी नुकसान पहुंचाता है। और जब बिल्डिंग वगैरह कुछ गिर जाती है उसमें जो लोग होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो ये लंबे समय तक आपदा बनी रहती है, ठीक। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल, ठीक। अब बात आती है ज्वालामुखी की। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होने से बहुत मात्रा में अंदर से लावा निकल करके आता है। और वह लावा जब जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वहां से ज्वालामुखी निकलता रहता है। और जब ज्वालामुखी चारों क्षेत्र में फैलता है तो उससे जान माल दोनों का नुकसान हो जाता है, ठीक। तो ये वाली घटना मतलब ये ज्वालामुखी भी ऑप्शन कैंसिल। अब बिजली का बोल्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भाई। बिजली का जो बोल्ट है ये ऑप्शन करेक्ट है। ये कैसे करेक्ट है? बिजली के बोल्ट का जो मतलब बिजली का बोल्ट से जो आपदा आती है तो ये कब आती है? यानी ये आपदा कब आएगी? जब बादल बादल जो होते हैं, बादल आपस में टकराकर आपस में टकराकर, ठीक है, पृथ्वी से या फिर कह देंगे बादल पृथ्वी से यानी पृथ्वी पर प्रकाश के उत्सर्जन, प्रकाश के उत्सर्जक के साथ अचानक विस्फोट कर देती है, ठीक है। उत्सर्जक के साथ अचानक यानी निर्वहन हो जाता है, निर्वहन हो तो बिजली के बोल्ट का फट जाना हो जाता है, ठीक है। हाँ, डी ऑप्शन है इसमें। भाई जब बादल आपस में टकराते हैं, 2013 में एक घटना घटी थी केदारनाथ में। केदारनाथ में एक आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा थी वो भी। यानी उसमें क्या हुआ था, बादल टकरा करके फट गए थे। तो बादल तो फटा था वहां पे, जब बादल फटा था तो बहुत मात्रा में पानी बह गया था, तो बाढ़ आ गई थी, ठीक। तो यानी बादल आपस में टकरा करके पृथ्वी के उत्सर्जक से कोई विस्फोट होता है तो बिजली का बोल्ट वाली घटना यानी प्राकृतिक घटना घटित होती है। तो इसी को यानी अल्पकालिक प्राकृतिक घटना का खतरा कहा जाता है, ठीक। कम समय के लिए जो यानी खतरा है वो हमारा बिजली के बोल्ट का प्राकृतिक अल्पकालिक खतरा है। आया समझ में? ठीक है, डी ऑप्शन
करेक्ट है। बिजली का वोल्ट पे जब विस्फोट होगा, कब होगा? जब बादल आपस में यानी टकराएंगे, तो जैसे बिजली की चमक होना, बिजली का कड़कड़ाना, ठीक, ये सभी विस्फोट इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सवाल ये था, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। डोट से पीड़ित रोगियों को दिया जाने वाला उपचार कौन सा है? भाई, जो डोट्स होता, आपको पता होगा डोट्स किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो डोट्स से पीड़ित रोगियों को दिया जाने वाला उपचार कौन सा है? यदि किसको दिया जाता है डोट्स का उपचार, यानी जो डोट्स से पीड़ित रोगियों को दिया जाने वाला उपचार है, लिख दो यहाँ पे बस, उपचार है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन है पोलियो, बी ऑप्शन है हमारा एड्स, और सी ऑप्शन है हमारा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, और डी ऑप्शन हमारा तपेदिक। भाई साहब, अगर क्लास चलती होती ना ऑफलाइन, तो सबके एक एक डंडा पड़ता। क्लास ऑफलाइन चलती होती तो ए ऑप्शन लगाते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि भाई ए ऑप्शन कैसे करेक्ट बता रहे हो? अरे यार, इतना सिंपल सा फंडा है। डोट्स आम बीमारी है, डोट्स का इलाज एक आम है। छोटे से बच्चे से भी पूछोगे, वो भी बता देगा कि किसके लिए डोट्स का प्रयोग किया जाता है। आप ए ऑप्शन, फिर भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं हो रहा कि ए कैसे आ जाएगा? पोलियो के लिए डोट्स देंगे? अरे पोलियो के लिए खुराक है, इंजेक्शन है, पोलियो की दवाई दी जाती है। यानी जो चौराहे पर, बस अड्डों पर वगैरह व्यक्ति खड़े होकर के वहां पे खुराक पिलाते हैं उसकी, वो डोट्स देते हैं उसको। बड़ी गलत बात है। यहां देखो, डोट्स से पीड़ित रोगियों को दिया जाने वाला जो उपचार है वो कौन सा है? कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इधर देखो, तो देखो डोट्स आपने एक बार नहीं कई बार पढ़ा होगा। अरे सरकारी अस्पताल में कभी कोई दवाई लेने गया आप में से? या किस दवाई को छोड़ो, सरकारी अस्पताल में गए हो कभी? सरकारी अस्पताल के आसपास से कभी गुजरे हो तो वहां पर डोट्स का एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ होगा, चित्र बना हुआ होता है उसका। कहते ना, टीवी के पक्के इलाज का वादा डोट्स। कहते ना, टीवी के पक्के इलाज का वादा क्या है? डोट्स। ऐड आती टीवी पे, रेडियो पे, मोबाइल पे, टीवी के पक्के इलाज का पक्का वादा डोट्स। तो टीवी के लिए दिया जाता। और इनमें से टीवी किसे बोलते हैं? बताओ, इनमें से टीवी कौन सी बीमारी है? ट्यूबरक्लोसिस। टीवी यानी फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो टीवी कौन सी बीमारी है इसमें? तो भैया तपेदिक को ही टीबी बोला जाता है। तपेदिक जो बीमारी होती है उसे टीबी बोला जाता है। ठीक है, तपेदिक को। तो डोट्स जो दिया जाने वाला, यानी डोट्स जो रोगियों को दिया जाता है वो टीबी के रोगियों को दिया जाता है।
ठीक है, यानी जिसे हम कह देंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइको ट्यूबरक्लोसिस। चलो बताओ, टीबी जो बीमारी है वायरस से होती है या जीवाणु से होती है? बताओ, टीबी जो बीमारी है वायरस से होती है या जीवाणु से होती है? एक जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम, उसके कारण यह बीमारी फैल जाती है, टीबी जीवाणु द्वारा। ठीक है, टीबी जो है जीवाणु द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये एक बीमारी हो गई जो टीबी बीमारी कहलाती है, और इसके इलाज के लिए डोट्स का प्रयोग किया जाता है। आई समझ में? हाँ, तो किसके द्वारा किया जाता है? यानी डोट्स के द्वारा। भाई पोलियो को तो आप पता होगा, पोलियो की खुराक दी जाती है। और आपको बता भी दूं, 2016 में भारत पोलियो से मुक्त हो गया है। पोलियो एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। पोलियो जो होती है वायरस के द्वारा एक होने वाली बीमारी है, जो भारत इससे 2016 में मुक्त हो चुका है। अब पोलियो के केस भारत में नहीं पाए जाते। कोई वायरस का प्रभाव कभी होता है थोड़ा बहुत, तो जिसकी वजह से कोई बच्चा रह जाता है विकलांग वगैरह, समझ रहे हैं आप? तो लेकिन पोलियो हमारे देश से मुक्त हो चुका है। खसरा से भी भारत मुक्त हो चुका है। भारत ने खसरा से भी मुक्त हो चुका है और पोलियो से भी मुक्त हो चुका है। हाल ही फिलहाल में खसरा से तो श्रीलंका भी मुक्त हुआ है। आई समझ में? 2019 जनवरी में श्रीलंका भी खसरा से मुक्त हो गया। ठीक। और हेपेटाइटिस ये भी वायरस के द्वारा एक बीमारी है, जो हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह ये बीमारी होती। एड्स आप जानते हैं, इसमें HIV वायरस काम करता है। HIV जो वायरस होता है वो कार्य करता है। और एड्स की कोई भी दवाई मतलब ऐसी नहीं है कि एड्स के रोका जा सके। एड्स कई कारण से हो जाता है। ठीक। भाई 3030 नहीं, 2030 लिखो इसे, 2030 लिखो इसे। तो एड्स जो बीमारी HIV वायरस के कारण होती है। ठीक। और ये हमारा, इसकी अभी कोई दवाई नहीं है। ठीक। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सोलह सौ सतासी में प्रथम नगर निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया था? स्थापित किया गया था। प्रथम नगर निगम 1687 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ठीक है, अब देखेंगे यहां पे बंबई, पहला है बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। कहां पे स्थापित किया गया था? नगर निगम जानते हैं ना क्या होता है? अरे नगर निगम जो होते हैं, जैसे कि हमारा एक नगर निगम, जैसे कि मान लीजिए ठाकुरद्वारा है, नगर पालिका के जो कार्य होते हैं, मुरादाबाद में नगर निगम बनेगा। ठीक, नगर पालिकाओं के अंतर्गत जो कार्यों को कराया जाता है वो नगर निगम कराएगा। तो पहला नगर निगम यानी कब स्थापित हुआ था? 1687 में स्थापित किया गया था। लेकिन पहला नगर निगम
कहाँ पे स्थापित किया गया था, यानी मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में, बंबई में, कहाँ, ये बताना आपको। तो देखो सुनो, पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया था मद्रास में स्थापित हुआ। ठीक है, मद्रास में स्थापित किया गया था, जो चेन्नई कहलाता है। समझ में आया। अगर अब बात करें हम इसकी, नगर निगम को संविधान में कब शामिल किया गया, तो 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर निगम को शामिल किया गया था। 73वां संविधान संशोधन में क्या शामिल किया गया था, ग्राम पंचायत वगैरह को 73वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया। लेकिन 74वें संविधान संशोधन के तहत यानी नगर निगम संविधान में जोड़ा गया। बात करेंगे, आपको पता होगा जो बंबई यानी बंबई शहर है, तो पहले बंबई के नाम से जाना जाया करता था, आज इसे मुंबई बोला जाता है। हैरोल्ड ओंगियर इसका संस्थापक कहलाता है। क्या, हैरोल्ड ओंगियर। इसके संस्थापक कौन है, मुंबई के संस्थापक कौन है, हैरोल्ड ओंगियर। अगर बात करेंगे हम कलकत्ता के, तो जोब चारनाक, जोब चारनाक यानी इसके संस्थापक कहलाते हैं। और मद्रास का तो पता ही होगा, फ्रांसिस डे, फ्रांसिस बे। और इसका तो बिल्कुल पता होगा, लुटियंस, इसके संस्थापक। ठीक, यानी इसके संस्थापक ये हैं। इसकी स्थापना करी थी लुटियंस ने, इसको बसाया था फ्रांसिस डे ने, कलकत्ता की स्थापना करी थी जोब चारनाक ने, और बंबई को स्थापित किया था हैरोल्ड आंगियर ने। आई समझ में। ठीक, तो मद्रास में पहला 1687 में एक यानी नगर निगम स्थापित किया गया था। ठीक है भैया, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कौन सही है, आपको ये बताना बस। ठीक, कौन सा सही है। सबसे लंबी तरंग, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य। ठीक, एक्स किरणें, उच्चतम आवृत्ति, उच्चतम आवृत्ति, अल्फा किरणें, न्यूनतम भेदन क्षमता, न्यूनतम भेदन क्षमता, गामा किरणें, या नन, यानी कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही है, कौन सही है ये कहना चाह रही है आपको, सवाल में बताना है कौन सा सही है। क्या सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है एक्स किरणों की, क्या उच्चतम आवृत्ति अल्फा किरणों की होती है, या न्यूनतम भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है, या कोई नहीं होता। इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं है। आप बताएं कि इसका जवाब कौन सा है। डी ऑप्शन,
डी ऑप्शन बताया भाई एक ने। देख लो एक बार और ठीक से। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों की होती है, या उच्चतम आवृत्ति अल्फा किरणों की होती है, या न्यूनतम भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है? बताओ। अभी एक ही कमेंट आई है, आगे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो समझ लें ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट है डी। ऑप्शन नंबर करेक्ट है इसमें डी। ऑप्शन नंबर है डी। ठीक। अब भाई तुम सोच रहे हो यार डी, तो यानी डी है तो क्या होगा ना चाहिए। ठीक, डी है तो क्या होना चाहिए, ये मैं आप बता देता हूं आपको। भाई सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य एक्स किरण की, नहीं गलत है ये हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। तो अब हमें बताना है कि सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है। तो रेडियो तरंगों की सबसे लंबी यानी तरंग दैर्ध्य होती है, किसकी होती है, रेडियो तरंगों की, रेडियो तरंगों की होती है। ठीक, और उच्चतम आवृत्ति किसकी होती है, तो उच्चतम आवृत्ति जो होती है गामा किरणों की होती है, गामा किरणों की होती है। ठीक, और न्यूनतम भेदन क्षमता जो होती है वो अल्फा किरणों की होती है। न्यूनतम भेदन क्षमता जो होती है यानी वो हमारी अल्फा किरणों की होती है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, अगर पूछे उच्चतम भेदन क्षमता किसकी होती है, तो उच्चतम भेदन क्षमता वाली जो होती है वो गामा किरणें होती हैं उनकी, यानी जिसमें कि हम उसको लोहे से बनी चादर को भी आर पार कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसको भेद सकते हैं, जो एक स्टील की या किसी भी मोटी परत जैसी कोई भी चीज हो उसकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। समझ रहे हैं आप? तो ध्यान रखें, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो तरंगों की, उच्चतम आवृत्ति होती है गामा किरणों की, न्यूनतम भेदन क्षमता होती है अल्फा किरणों की। और उच्चतम भेदन क्षमता किसकी होती है, तो गामा किरणों की उच्चतम भेदन क्षमता होती है, जो एक स्टील जैसी या लोहे जैसी मोटी परत की चादर को भी भेद देती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? समझ में आया? यानी आर्द्र वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है बैरोमीटर, ऑप्शन है हाइग्रोमीटर,
एक ऑप्शन है हाइग्रोमीटर और डी ऑप्शन है हमारा यूडियोमीटर। यानी आपको बताना है कि वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए यानी किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जल्दी जल्दी अपना कमेंट करो, जल्दी जल्दी फास्ट, एकदम जवाब दो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी कमेंट करो। पता क्या होता है तुम्हारे साथ, जब एग्जाम में बैठते हो ना तुम लोग या कोई भी और भी बच्चा, तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है वो। देखता पेपर में अगर दो चार सवाल हल्के दिख गए ना उसे, एक दो सवाल हल्के हो गए, तो समझ लो वो अपने आप को ना पेपर समझता है कि हल्का आया। और जो हल्का होता वो सबसे पहले उसका गलत होगा। भारी को एक बार को तुक्के से कर देगा वो, लेकिन जो याद भी था हल्का भी था फिर भी गलत हुआ। वो यही कारण है। यहाँ तुमने एक्साइटेडपन दिखाया और सवाल को देखा नहीं कि सवाल क्या कह रहा है, और सवाल को पढ़ समझना नहीं चाहा, और यानी और इसमें जवाब क्या होना चाहिए आपने बिल्कुल भी नहीं देखा इसमें। ठीक सर, मैं आपको बताऊं जो हमारी अगली क्लास उसकी है उत्तराखंड की, वो मैं चला नहीं पा रहा अगली क्लास। फिलहाल कल से या परसों से उत्तराखंड और ये विविध की क्लास दोनों चलेंगी। ठीक, आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं उत्तराखंड की क्लास, कल से फिर परसों से पक्का कह रहा हूं मैं अगली क्लास पढ़ा पाऊंगा। अब तो विविध की पढ़ा रहा हूं। ठीक, यहाँ देखें तो आपने एक्साइटमेंट दिखाया, याद भी गलत कर दिया। अरे भाई सवाल को नहीं देखा आपने कि सवाल कह क्या रहा है, सवाल में पूछ क्या रहा है। आपने वायुमंडल पहले रखा हुआ देख लिया, तो सोचा यार वायुमंडल को तो यानी हम बैरोमीटर से मापेंगे, जबकि वायुमंडल का तो कोई मतलब ही नहीं है मापने का। अरे वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। आई समझ में? नमस्कार। वायुमंडल को तो वो वायुमंडल को तो कोई मापने का मैटर ही नहीं है, वायु दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। आई समझ में? इससे मापा जाता है वायु दाब कि कितना वायु दाब हो गया है, वायु दाब बढ़ गया है या घट गया है। आई समझ में? जब यानी इसका पारा एक ऊपर चढ़ जाता है, नीचे गिर जाता है या धीरे धीरे गिरता है, तो वायुमंडल घटनाओं में अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं। समझ रहे हैं? तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है वायुमंडल का वायु दाब। आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। आई समझ में? हाइड्रोमीटर, भाई हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो तरल पदार्थों की विशिष्ट उष्मा को मापा जाता है। समझ रहे हैं आप? तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व उष्मा कह दें, विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व को यानी हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से मापी जाती है आर्द्रता। ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और यूडियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो यूडियोमीटर से जो मापे जाते हैं, इससे भी देख लें, भौतिक या रासायनिक, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन। कहते हैं ना कि रासायनिक परिवर्तन हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया,
घी का तेल बन जाना कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। ठीक। बर्फ का पानी बन जाना भौतिक परिवर्तन। दूध का दही बन जाना रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस मिश्रण गैस मिश्रण को जो यानी अनुपात मिलता है, मापते हैं, वो इसके द्वारा भी मापते हैं। गै भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस मिश्रण को मापा जाता है। किससे इससे क्या मापा जाता है? हाँ, आपका सही है राखी भैया। ठीक है। हाँ, आपका सी था, राखी का सी ऑप्शन था। ठीक है। और इसलिए यूडियोमीटर से भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद जो गैस का मिश्रण होता है उसको मापा जाता है यूडियोमीटर से। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। और बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। अरे समरपाल, आप क्या कह रहे हैं भाई? किसी को क्या बोल रहे हैं अभी? स्वीट को बताओ। अभी क्या कमेंट की थी आपने? क्या कमेंट करी थी अभी तुमने? क्या किसे कह रहे हो तुम ये स्वीट फीट? अगर मेरी आवाज सर जैनित सर अगर सुन रहे हैं तो वो इस लड़के को ब्लॉक कर दें जो ये समरपाल है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था इसके लिए। और इसे भी ब्लॉक कर दे बिल्कुल अभी। और जो मैं नीचे कमेंट लिख रहा हूँ शुभम पाल से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, शुभम पाल से जो कमेंट आ रही है मैं लिख रहा हूँ और इसको अभी ब्लॉक कर दो बिल्कुल। मुनाजिर भाई, मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको ब्लॉक कर दो, मैं क्लास बाद में पढ़ाऊंगा पहले। अरे क्लास पढ़ने का तो ये तमीज है भाई।
हैं? तो कभी क्लास पढ़ी तूने? और आइंदा तुझसे मैं पहले ही बताया गया था, बेकार उल्टा सीधा बोल दूंगा तुझे। क्लास पढ़ना बताइए, मेरी क्लास में निकल जाए भी। अरे साल कहाँ कहाँ से पढ़ने के लिए आ जाते हैं, क्लास में कमेंट करने आते नहीं। उल्टा सीधा किसी को भी, अबे किसी को भी उल्टा सीधा बोलते रहो। अब किसको कैसे कमेंट करनी, क्या करना, किसको कह रहा तू सिर्फ ये करना आया तो यहाँ पे? दिखाई मत दीजिए, कसम से ऑफलाइन होता ना तुझे जब बताता मैं। अगर तू सामने होता ना मैं तुझे जब बताता क्लास में। अगर सुननी हो ना दिखाई मत दीजिए मेरी क्लास में, फोड़ दूंगा ना तुझे, बता रहा हूँ। होशियारी दिखा रहा तू बिल्कुल अपनी है, तुझे उस दिन भी मना किया था मैंने। नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता। और दिखाई मत दीजिए मेरी क्लास में, साथ में कसम से पता चलेगा ना फोड़ दूंगा वहीं आके तुझे, बता रहा हूँ तुझे। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। क्लास ऑनलाइन नहीं होती मेरी, ऑफलाइन होती ना तुझे जब बताता मैं कि किसे स्वीट बोलते हैं और किसे क्या बोलते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा सही रूप से मेल करता है या खाता है। यानी महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो राष्ट्रकूटों के शासकों ने बनवाया। मीनाक्षी जो मंदिर है वो पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाया। या एलोरा का जो मंदिर है वो शक शासकों ने बनवाया। यानी ये बताना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता।